गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया के में सबसे पहले हमने रासायनिक सूत्र पढ़ लिया था, फिर हमने रासायनिक सूत्र के प्रकार, और हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। और पिछली क्लासों में हमने इसके 6 प्रकार पढ़ लिए थे। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इसका संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरे नंबर पर पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, और थर्ड नंबर पर पढ़ा हमने विस्थापन अभिक्रिया, और फोर्थ नंबर पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और फिफ्थ नंबर पर हमने पढ़ा था उष्मा शोषी और उष्मा सेपी अभिक्रिया, और सिक्स नंबर पर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। और इसका बस एक ही प्रकार बचा है, वो है लास्ट इसका उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारी 7वें नंबर पर है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये है इरिवर्सिबल। रिएक्शन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय, इसमें क्या होता है, जिसे रिवर्सिबल का मतलब पुनः प्राप्त किया जा सके यानी कि जिसे उल्टा किया जा सके, और इरिवर्सिबल का मतलब जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो हमारा इरिवर्सिबल होता है। यानी कि जो रिएक्शन दोनों दिशाओं में हो सकती है वह हमारी रिवर्सिबल होती है, और जो रिएक्शन केवल एक दिशा में होती है वह हमारी इरिवर्सिबल होती है। उत्क्रमणीय में लिखेंगे हमें जिसे उल्टा किया जा सके या पुनः प्राप्त किया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके। और इसमें जिसे उल्टा न किया जा सके, या पुनः प्राप्त न किया जा सके। और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो दोनों दिशाओं में होती है, दोनों दिशाओं में होती है। जो इरिवर्सिबल है वो केवल एक दिशीय यानी कि एक दिशा में होती है, यह एक दिशीय होती है। जैसे कोई भी पदार्थ है, वो उसके मध्य रिएक्शन हुई और उससे एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ 20। तो इसमें इनका मतलब है कि इस निशान का मतलब है ये रिएक्शन फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ हो रही है, और इसका मतलब है ये बैकवर्ड। इसको डिनोट करेंगे हम RF से, और इसको RB। इस RF का मतलब है जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड यानी कि अग्र अभिक्रिया, यानी कि जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, अग्र अभिक्रिया। और इसका मतलब है जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ, पश्च अभिक्रिया, यानी कि इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसे उल्टा किया जा सकता है। यानी कि जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ हो रही है और फिर ये पीछे की तरफ, यानी कि पश्च अभिक्रिया
फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशाओं में हो रही है। तो ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो दोनों दिशाओं में होती है। और यदि RF बराबर RB, अगर ये दोनों इक्वल है तो जो हमारी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि साम्यावस्था में होती है। RF बराबर RB हमारा साम्यावस्था कहलाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है हमारी। और ये केवल एक दिशा में होती है, जैसे कोई एक पदार्थ के मध्य रिएक्शन हुई और बी का निर्माण होता है तो इसे केवल एक तीर के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो ये हमारी केवल एक दिशा में होती है रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, RF इज नॉट इक्वल टू RB, इसमें जो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होती है और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होती है, यानी कि इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उल्टा किया जा सकता है। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इसमें जो सभी भौतिक परिवर्तन आते हैं, जो भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज होते हैं वो इस रिवर्सिबल रिएक्शन का उदाहरण है, सभी भौतिक परिवर्तन। और इसमें आता है सभी रासायनिक परिवर्तन, जो केमिकल चेंज होते हैं वो इस इरिवर्सिबल में आते हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो उसे तो उल्टा किया जा सकता है, यानी कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और ये हमारी दोनों दिशाओं में होती है, यानी कि फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। और इसमें जो RF यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होती है और यह हमारी स्टेज साम्यावस्था कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल है, जो सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं वो हमारे रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आते हैं। और इरिवर्सिबल में यानी कि जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि उल्टा नहीं किया जा सकता, और यह केवल एक दिशा में होती है और इसे इस एरो के माध्यम से दर्शाते हैं। और इसमें RF यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल नहीं होते, जो सभी केमिकल चेंज होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ या वस्तु होता है उसके बाहरी स्वरूप में परिवर्तन आता है, यानी कि उसके जो भौतिक गुण, जैसे कि उसकी आकृति हो गई, अवस्था हो गई, उसका रंग हो गया, जैसे ताप, दाब, घनत्व, द्रव्यमान, ये सभी इसमें भौतिक परिवर्तन में आते हैं। तो उसके पदार्थ के भौतिक गुणों में जब परिवर्तन आता है तो वो हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जो भौतिक परिवर्तन होता है वो केवल उसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, और लेकिन जो पदार्थ होता है वो वही रहता है, पदार्थ में कोई चेंज नहीं होता, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और पदार्थ है वैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और ये हमारे जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इन्हें वापस प्राप्त कर सकते हैं, और ये दोनों दिशाओं में होते हैं। हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं वो। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जैसे मोम का पिघलना, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो जो मोमबत्ती का जो मोम है वो पिघल कर नीचे गिरता है और वो हार्ड हो जाता है। तो ये हमारा इस भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके पदार्थ में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल बाहरी स्वरूप बदला है, यानी कि उसकी आकृति चेंज हुई है। तो ये हमारा मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जैसे कि कोई कागज़ है, जब हम उसको फाड़ते हैं तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जो पदार्थ है उसमें थोड़ी चेंज हुआ है, केवल उसका स्वरूप या आकृति तो बदली है, यानी कि पदार्थ तो वैसा का वैसा है। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे, तो भौतिक परिवर्तन में हम लिखेंगे पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकृति, अवस्था, रंग,
ताप, दाब, द्रव्यमान, ये हमारे भौतिक परिवर्तन में आते हैं। और घनत्व, ताप, दाब, द्रव्यमान, घनत्व आदि में परिवर्तन, इनमें परिवर्तन होता है। और ये हमारे उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आते हैं। जो ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, जिन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और जो पदार्थ होता है उनके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थ वही रहता है। पदार्थ में कोई चेंज नहीं होता। केवल उसकी आकृति, अवस्था, रंग, ताप, दाब, घनत्व, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है जैसे बर्फ का पिघलना। जो बर्फ होती है वो हमारी सॉलिड होती है, और जब वह ऊष्मा पाती है तो पिघलती है और उसका जल बन जाता है। जो बर्फ होती है उसका वह पानी में बदल जाती है। तो लेकिन जो इसके आकृति में तो परिवर्तन हुआ है, जो पदार्थ है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना। जैसे मोमबत्ती का जलना, नहीं सॉरी, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। कागज को फाड़ना, कागज को फाड़ना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जब हम कागज को जला देते हैं तो पदार्थ, जो पदार्थ होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि वह हमारा रासायनिक परिवर्तन है। कागज को फाड़ना, कांच का टूटना, ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। कांच का टूटना। और लोहे का लाल, लोहे का गर्म होकर लाल हो जाना। जब लोहे को गर्म किया जाता है तो वह लाल रंग का हो जाता है, लेकिन वह ठंडा होने पर उसी अवस्था, यानी कि जब वह पहले जैसा था वैसे ही उस अवस्था में आ जाता है। तो लोहे का गर्म होकर लाल हो जाना भी एक फिजिकल चेंज है। तो भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, जैसे आकृति हो गई, अवस्था, रंग, ताप, दाब, द्रव्यमान, घनत्व में चेंज होता है। और ये परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इन्हें उल्टा किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन जो पदार्थ होता है वो नहीं बदलता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, कागज को फाड़ना, कांच का टूटना, लोहे का गर्म होकर लाल हो जाना, और धातुओं का पिघलना। जो धातुएं हैं वो भी गर्म होने पर पिघल जाती है, लेकिन ठंडे होने पर फिर उसी अवस्था में आ जाती हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे फिजिकल चेंज के। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में जो पदार्थ होता है उसके रासायनिक गुण होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, यानी कि उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना और एक नए पदार्थ का निर्माण होना। और ये परिवर्तन इरिवर्सिबल होते हैं और इन्हें हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते।
पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अर्थात नए पदार्थ का बनना। ये परिवर्तन इरिवर्सिबल होते हैं। इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारे परिवर्तन इरिवर्सिबल होते हैं और इन्हें उल्टा नहीं किया जा सकता, यानी कि वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है जैसे मोमबत्ती का जलना। मोम का पिघलना तो हमारा भौतिक परिवर्तन था, लेकिन मोमबत्ती का जलना इसका रासायनिक परिवर्तन है। जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें से प्रकाश निकलता है और वह हमारा एक केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ऑप्शन में दे देते हैं कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है या कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस कई बार पूछ लेते हैं मोम का पिघलना किसका उदाहरण है और मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है। तो जो मोम का पिघलना तो हमारा भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, जो दूध होता है उससे दही का बनना, दूध से दही जमना, ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है। दूध से हमारा दही जमता है, लेकिन हम दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये इसे हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक केमिकल चेंज हो गया। जैसे कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो कोयले का निर्माण होता है, लेकिन हम कोयले से लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है, यानी कि ये पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। दूध से दही जमना, लकड़ी से कोयला, लकड़ी से कोयला बनना। और जब हम सेब को काटते हैं तो थोड़ी देर बाद वह लाल भूरे रंग का हो जाता है, तो ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है। सेब को काटने पर भूरे रंग का हो जाना। और इसका एक और एग्जाम्पल है जंग लगना। लोहे पर जंग लगती है तो वह लाल भूरे रंग का हो जाता है, ये भी एक केमिकल चेंज है। जंग लगना, जिसे संक्षारण यानी कि कोरिजन कहते हैं। जंग लगना। और इसमें आएगा दूध का फटना। जब हमारा दूध फट जाता है तो वह भी एक केमिकल चेंज है, तो इसे भी हम वापस से प्राप्त नहीं कर सकते। दूध का फटना, दूध का फटना। और इसका एक और एग्जाम्पल है फलों का पकना। फलों का पकना, फलों का टूटना तो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें फल टूट कर नीचे गिर जाता है तो जो पदार्थ है वो वहीं रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब फल पकता है, थोड़े समय पहले वह कच्चा होता है, लेकिन थोड़े समय बाद वह पक जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, यानी कि उसमें केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो वह हमारा फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यानी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये परिवर्तन इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय होते हैं और इन्हें हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना, दूध से दही जमना और लकड़ी से कोयला बनना और सेब को काटने पर भूरे रंग का हो जाना, जंग लगना, दूध का फटना और फलों का पकना। ये हमारे एग्जाम्पल हैं रासायनिक परिवर्तन के। यह हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कंप्लीट हो गए हैं।
अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। हमारा डेली लाइफ में हमें कहाँ कहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरिजन यानी कि संक्षारण। जो संक्षारण या कोरिजन होता है वो हमारे मेटल यानी कि धातुओं में देखने को मिलता है, जैसे कि लोहा है, चांदी है, तांबा है। जब हम उनको वायु के संपर्क में आते हैं या वायु में खुला छोड़ते हैं तो वह उसमें वायु में जो नमी होती है वह पाकर उनका धीरे धीरे संक्षारण होना शुरू होता है, यानी कि वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है धातुएं। जब वायु के संपर्क में आते हैं तो वायु में ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता होती है और उसके संपर्क में जब ये धातुएं आती हैं तो उनका संक्षारण होना शुरू हो जाता है और वह कमज़ोर होती चली जाती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है जब वह वायु के संपर्क में आता है। लोहा, चांदी और तांबा धातु। वायु में खुला छोड़ने पर वायु में उपस्थित आर्द्रता या ह्यूमिडिटी आर्द्रता के प्रभाव से धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। जो धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना, ये हमारा कोरिजन कहलाता है। जब ये धातुएं वायु के संपर्क में आती है और वायु में ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता पाई जाती है और जब यह इस ह्यूमिडिटी का प्रभाव पड़ता है तो ये धातुएं धीरे धीरे नष्ट यानी कि कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ये हमारे जैसे कि लोहे पर तो लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। लोहे पर लाल भूरे रंग की परत जमना। और ये लाल भूरे रंग की परत जम जाती है तो इसे जंग लगना कहते हैं। जंग लगना। और जो तांबा होता है उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। तांबे पर हरे रंग की परत। और जो चांदी होती है चांदी पर काले रंग की परत जम जाती है। चांदी पर काले रंग की परत जमना। तो ये हमारे कोरिजन के एग्जाम्पल है। अब इन धातुओं को नष्ट होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, यानी कि इसके रोकथाम के उपाय। जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाती है तो उसको बचाने के लिए लोहे पर जस्ते का लेप किया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपाय। नष्ट होने से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? लोहे पर जस्ते का लेपन करना चाहिए। और मिश्र धातुएं होती है उनका निर्माण करके भी इन्हें नष्ट होने से बचाया जा सकता है। मिश्र धातुओं का
निर्माण करके। मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है। इन मिश्र धातुओं का निर्माण करके भी इन्हें नष्ट होने से बचा सकते हैं। और धातुओं की बाह्य सतह पर पेंट ग्रीस और स्नेहकों का यूज करके उपयोग करके भी इन्हें नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम संक्षारण के बारे में पढ़ा। इसमें पढ़ा हमने जो लोहा, चांदी और तांबा धातु होती है, जब वो वायु के संपर्क में आती है और ह्यूमिडिटी के प्रभाव से वो धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती है। और लोहे पर तो लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, तांबे पर हरे रंग की और चांदी पर काले रंग की परतें जम जाती है। और इन्हें नष्ट होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है? लोहे पर जस्ते का लेपन करके, मिश्र धातुओं का निर्माण करके और बाह्य सतह पर पेंट ग्रीस स्नेहकों का उपयोग करके इन्हें नष्ट होने से बचा सकते हैं। दूसरा उदाहरण है दैनिक जीवन का विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी। विकृत गंधिता इसमें क्या होता है? कोई भी ऑयली फूड होता है यानी कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ, यानी कि तेल से और वसाओं से निर्मित जो खाद्य पदार्थ होता है, जब वह कुछ समय तक खुला रहता है तो उसमें एक गंध आना शुरू हो जाती है, तो वह हमारा विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। और वो उसमें गंध जब वह लाइट, वायु और आर्द्रता और जीवाणुओं के संपर्क में आता है तब उसमें दुर्गंध शुरू हो जाती है। तो ये हमारा विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। जो वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ जिन्हें बोलते हैं ऑयली फूड, जब लंबे समय तक खुले वातावरण में रहते हैं। उनमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। और दुर्गंध कब उत्पन्न होती है? जब वे वायु यानी कि हवा, प्रकाश और जीवाणुओं के संपर्क में आते हैं। जीवाणु और आर्द्रता, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के संपर्क में आते हैं, के संपर्क आते गंध उत्पन्न होती है। तो विकृत गंधिता में क्या होता है? जो वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ हैं वो लंबे समय तक हम उन्हें खुला छोड़ देते हैं तो उनमें वायु, प्रकाश, आर्द्रता और जीवाणुओं के प्रभाव से उनमें गंध उत्पन्न हो जाती है और वे खराब हो जाते हैं। अब हम इन्हें खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं, यानी कि इन्हें रोकथाम के उपाय। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तेलीय खाद्य पदार्थ जैसे अचार है, उनको हम लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए हम उन्हें वायुरोधी बर्तन यानी कि डिब्बों में पैक कर देते हैं और उस पर ढक्कन कसकर लगा देते हैं ताकि वह खराब ना हो। तो वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए और या इन्हें हम प्रकाश से दूर ठंडे स्थान यानी कि फ्रिज में रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। रोकथाम के उपाय, इन्हें खराब होने से किस प्रकार बचाना चाहिए? तो वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। वायुरोधी
बर्तनों में रखकर और प्रकाश से दूर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, जैसे कि फ्रीज में। इन्हें हम खराब होने से बचा सकते हैं। इन्हें हम वायुरोधी बर्तनों में पैक करके और ठंडे स्थान यानी कि फ्रीज में रखकर इन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। जब हम मेटल एंड नॉन मेटल वाला टॉपिक पढ़ रहे तब हमने पढ़ा था कि जो चिप्स होती है उसके पैकेट होता है, उसमें चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। चिप्स के पैकेट में N2 गैस भरते हैं ताकि जो चिप्स होती है वो लंबे समय तक खराब ना हो। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, N2 गैस भरते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। ये भी हमारा दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है। किण्वन, जो किण्वन होती है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है और इसमें क्या होता है, कोई भी जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जब वह ईस्ट जीवाणु, ये सूक्ष्मजीव होते हैं, ईस्ट जीवाणु सूक्ष्मजीव मिलकर उन्हें विघटित यानी कि टुकड़ों में तोड़ देते हैं और जैसे कि जो ग्लूकोज होती है उसको ये एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है जो ईस्ट होता है। और इस किण्वन का जो प्रयोग होता है वो शराब यानी कि जो अल्कोहल होती है उसको बनाने में किया जाता है। और जैसे कि ब्रेड होता है, केक यानी पेस्ट्री का जो सामान होता है उसमें भी इस किण्वन का यूज होता है। जैसे दही का बनना भी एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसमें भी सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो दूध से दही का निर्माण कर देते हैं। जो किण्वन होता है वो एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों को ईस्ट, जीवाणु आदि सूक्ष्मजीव इन्हें विघटित कर देते हैं। विघटित हो जाते हैं। जो यीस्ट होता है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है। ग्लूकोज को एथेनॉल में। और जो इस किण्वन का प्रयोग है वो इस किण्वन का प्रयोग करके शराब या अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। अल्कोहल का निर्माण, इसका एग्जाम्पल है शराब या अल्कोहल का निर्माण और ब्रेड, केक, बिस्कुट और पेस्ट्री। दही, सिरका, ये होते हैं, ये सब इस किण्वन के द्वारा इनका निर्माण होता है, सिरका आदि के निर्माण में। जो किण्वन होती है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है और इसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको ईस्ट जीवाणु जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो विघटित यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर देते हैं। और इस किण्वन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, शराब या अल्कोहल का निर्माण में, जो ब्रेड होता है, केक होता है, बिस्कुट होते हैं और पेस्ट्री, और जो दही होता है और सिरका के निर्माण में इस किण्वन का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा, और फिर इन जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में इनके उदाहरण कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। इनमें हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। एक तो पढ़ा हमने संक्षारण यानी कि कोरिजन, फिर हमने विकृत गंधिता का एग्जाम्पल पढ़ा, फिर हमने किण्वन का एग्जाम्पल पढ़ा। तो आज ये हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।